आप देख रहे हैं पर्वत जन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सा। इस वक्त मैं उस इंसान के साथ मौजूद हूं जो गौ सेवा में काफ़ी लिप्त हैं। गौ सेवा के लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट के प्रदेश उपाध्यक्ष उनियाल जी के साथ। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, ट्रांसपोर्ट से आप सीधा गौ सेवा पे आए, बिल्कुल एक अलग फील्ड पे आना। जी, ट्रांसपोर्ट से गौ सेवा में आने का जो मुख्य कारक रहा है वो रहा है कोरोना। अच्छा। कोरोना जैसी महामारी जब पूरे विश्व में आई और कोरोना के जो लक्षण थे और जो हमने उस समय अपने को बचाव के लिए कार्य किए, तो उसमें मुख्य क्वारंटाइन था, एकांतवास, दूरियां मेंटेन करना, सैनिटाइजेशन। तो फिर मेरा ध्यान अपनी उस सनातन पद्धति की तरफ गया। थोड़ा उस समय भी मिला हमें घर में बैठने का। तो जब सनातन पद्धति में जाते हैं तो ये कार्य हम पहले से ही सनातन के माध्यम से करते रहे हैं। क्योंकि जब किसी घर में प्रसूता स्त्री बच्चे को जन्म देती थी या देती है, तो सनातन धर्म में क्या किया जाता है कि स्त्री को एकदम सब समाज से क्वारंटीन किया जाता है। अच्छा। ताकि जो गर्भ से जो शिशु पैदा होता है उसको कोई बाहर की बीमारियां न लगें, और स्त्री का भी वो उच्च संक्रमण काल होता है तो उसको भी कोई बीमारियां न लगे, तो उसे अलग समाज से एक दिन क्वारंटीन किया जाता था। और उस क्वारंटीन में संक्रमण बढ़े ना और प्रतिरोध क्षमता बरकरार रहे शरीर की, उसके लिए हम क्या करते थे कि पंचगव्य का पान करवाते थे। तो फिर मेरा ध्यान गया कि फिर इससे बड़ी चीज़ तो हमारे पास पंचगव्य था। अच्छा। तब मैंने सोचा कि ये पंचगव्य पे कार्य किया जाए। पर पंचगव्य से के साथ कार्य करने के लिए सबसे पहले मुख्य कारक आती है गाय। तो फिर गायों के प्रकार हैं, गाय कैसी हो, किस प्रकार की गाय हो, ये समझने की आवश्यकता थी। तो इसलिए मैं अपने कार्य को हल्का सा विराम देके उत्तराखंड आके अपने बद्री गाय को मैंने चयन किया और बद्री गाय के माध्यम से पंचगव्य पे कार्य करने लगा। अच्छा, इसको गौ सेवा कहें या एक मुहिम इसके लिए कहूँगी, क्योंकि आप काफ़ी लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं इसके सहयोग से। जी। गौ सेवा समाज के लिए गौ सेवा है, किंतु गाय सेवा नहीं, बल्कि गाय खुद हमारी सेवा करने वाली है। ये मेरा मानना है, ये व्यक्तिगत मानना है। पर कैसे गाय सेवा करती है, जरा ये भी दर्शकों को बताइए। अगर हम गाय को प्रॉपर ढंग से पहले तो पालते हैं और फिर उसके गब्यों का उचित उपयोग करते हैं, क्योंकि उसके हम सिर्फ दूध की जानकारी रखते हैं, दूध के अलावा जो उसके जो गोबर है हमें उसकी प्रॉपर जानकारी नहीं है और हम उसका उपयोग नहीं करते। ऐसे उसका जो गोमूत्र है, गोमूत्र की भी हमें पूरी जानकारी नहीं है समाज को। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा समाज है, इसमें ऐसे लोग भी हैं जो सालों से काम कर रहे हैं, पर पूरे समाज को जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो उसका प्रॉपर यूज भी नहीं है। फिर वो उस तरीके से गाय नहीं पालते हैं। ऐसे ही जो गौ घृत है, हमारे मानसिक रोगों में 80% दवाओं में गौ घृत का उपयोग है। अच्छा। जितने जितने भी मानसिक रोग हैं, तो उसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है, पर हम गौ घृत तक पहुँचते नहीं हैं। हम सिर्फ गौ का दूध देखते हैं और फिर उसको उस ढंग से पाल भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए एक जो आपने मुहिम की बात करी, तो मुहिम भी है। मुहिम इसलिए है कि भाई हम गाय को अगर प्रॉपर ढंग से पालेंगे, चरणबद्ध तरीके से पालेंगे, तो वो हमारे खेती में, जैविक खेती में काम आने वाली चीज़ है, जिससे कोई हमें रोग और आगे ऐसे हमारे शरीर में कोई रोग ना आए। ऐसे इसका गौमूत्र हमारे काम आने वाला है और इसी प्रकार से गौघृत हमारे काम आने वाला है। अच्छा, तो ये पलायन रोकने में कैसे काम करने वाला है? जैसे आप कहते हैं कि पलायन रुकेगा, इससे कैसे पलायन रुकेगा? जी, उत्तराखंड की ये विडंबना है कि उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी, ये जरूरी नहीं है कि पूरी जवानी यहाँ रुक पाए और पूरा पानी यहाँ रुक पाए, क्योंकि अगर वो पानी आगे भी नहीं जाएगा, आगे देश के काम भी वही आएगा, राष्ट्र के काम भी उसी ने आना है। मगर देश की जवानी आज अभी बिपिन चंद्र रावत जी का ही आप देख लीजिए, देश की इतनी बड़ी शख्सियत हैं या रही, या डोभाल जी हैं, तो जब उन्होंने यहाँ से पलायन किया तभी वो देश के राष्ट्र के काम आए।
पर ये नहीं है कि सब पलायन कर जाएं, पूरा उत्तराखंड खाली हो जाए। ये भी आवश्यक है कि जिस उत्तराखंड से ऐसे ऐसे लोग हस्तियां पैदा होती हैं वहाँ भी जनमानस रहना चाहिए। तो उसके लिए गाय को मैंने इसलिए माध्यम बनाया कि जो यहाँ संसाधन है हम उसी में से चूज कर सकते हैं। जब हमारे पास जड़ी बूटियाँ हैं, हम उन जड़ी बूटियों का उपयोग गाय के दूध या घी के साथ कर सकते हैं। उसके माध्यम से हम औषधियाँ बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ इन चीज़ों के लिए कार्य करेंगे तो यहाँ रोज़गार अपने आप आएगा। यहाँ हम जैविक पे कार्य करेंगे तो यहाँ रोज़गार अपने आप रुकेगा। यहाँ हम गौ के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे गाय के गोबर से हम धूप बना रहे हैं, धूप बत्ती बन जाती है, उससे कोन टाइप में बन रही है, या इंजेक्शन के माध्यम से भी। तो वो सुगंधित कैसे होती है, क्योंकि धूप का तो यूज यही होता है। हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी सुगंधित चीज़ें हैं, जैसे कुंजू है। अच्छा। तो कुंजू उसमें मिला लेते हैं हम, उससे पूरी सुगंधित कुंजू हम वैसे भी हवन यज्ञ में यूज करते हैं। ऐसे देवदारू है। अच्छा। देवदार की जो जब फल लगता है उस पर, तो उसका जो हमारे पहाड़ी में छींती बोलते हैं उसे, अच्छा। उसका हम चूरा बना देते हैं, उसके साथ मिक्स कर देते हैं, वो सुगंधी देती है। ऐसे ही हमारे यहाँ पत्तियाँ होती हैं बहुत सारी जो हम उसमें मिक्स कर रहे हैं। उसके साथ गूगल इत्यादि और भी है बाज़ार में जो हम उपयोग कर सकते हैं। पर मैं व्यक्तिगत उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ कि यहाँ की जो कुंजू तो ऐसी चीज़ है कि जो हर पूरे उत्तराखंड में और उसमें यूज हो रहा है। अच्छा जी। तो अब आप लोगों से क्या चाहते हैं कि किस तरीके से वो आपका सहयोग करें? सहयोग, लोग गाय पालना चालू करें और गाय को विधिवत रूप से पालना चालू करें। तो उसका जो घी है, आज वर्तमान में जो बद्री गाय का घी है 5,000 रुपये किलो बिक रहा है। अच्छा। पर अगर वो तरीके से बनाया गया है, बिलोना पद्धति से, हमारी जो पौराणिक पद्धति, अगर उससे बनाया गया तो मेरे पास डिमांड है। हम बनाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं लोगों को कि भाई घी इस प्रकार से बनना चाहिए। तो अगर हम उन चीज़ों पर कार्य कर रहे हैं तो आगे उसकी डिमांड है, लोग उसको मांगने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास भी डिमांड रहती है, पर मैं उसको पूरा नहीं कर पाता हूँ। ऐसा नहीं है कि उसको चाहने वाले नहीं है, उसके जानकार नहीं है, या जो हार्ट के पेशेंट हैं वो भी उसको खा रहे हैं। पर हमें उसको थोड़ा प्रचार प्रसार भी करना है और साथ में उसको प्रॉपर तरीके से बनाना भी है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि गायों के बारे में अलग अलग गाय का अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा वो भी बताइए कि आपने कैसे ये सोच रखा कि इस गाय से ये सब कुछ हो सकता है। आपने बद्री गाय ये पाली हुई है, आप बता रहे थे अभी मुझे। क्या कुछ देते हैं इन गायों को, कैसे इनकी परवरिश करते हैं? क्योंकि मैंने पहाड़ में अमूमन देखा है लोग अपनी गायों को छोड़ देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है उन लोगों के ऊपर भी। गाय पूरे भारत में लगभग 50 नस्लें हैं जो देसी नस्लें हैं। अच्छा। जो हमारे भारत की देसी नस्लें हैं। पर हो क्या गया है कि अब लगभग गायें पर्ण संकर हो गई हैं। एक जाति दूसरी प्रजाति के साथ मिक्सअप हो गई है, मिक्स ब्रीड हो गई है। तो वो वर्ण संकर हो गई है, तो वो अपने उस प्रकार के रिजल्ट नहीं दे पा रही है। दूसरा, जो पहाड़ की आपने बात करी, तो पहाड़ में क्या हो गया, जैसे नंदी लोग कम रखते हैं। जब से सरकार ने तो बहुत पॉलिसियाँ निकाल दी हैं, ट्रैक्टर पे सब्सिडी मिल रही है। जब आदमी को ट्रैक्टर पे सब्सिडी मिल जाएगी तो बैल क्यों पालेगा? तो इस प्रकार से नंदी नहीं है तो इंजेक्शन के माध्यम से गर्भाधान हो रहे हैं गायों के। अब गर्भाधान भी इस प्रकार से हो रहे हैं, जो बड़े नंदी हैं, कुछ ऐसे भी आंकड़े आए हैं कि गायों के गर्भाशय फट गए। अच्छा। और फिर जो इंजेक्शन के माध्यम से अगली नस्ल होती है वो प्रॉपर न तो उस प्रकार का दूध दे पाती है, न उस प्रकार से जब गर्भाधान उसका होता है तो गर्भाधान के लिए प्रॉपर तैयार हो पा रही है। उसको 3-3, 4-4 बार इंजेक्शन देने पड़ रहे हैं, तब वो बड़ी मुश्किल से गर्भाधान कर पा रही हैं, क्योंकि वो इंजेक्शन के माध्यम से गर्भ उनका पिछला रहा है। तो इस प्रकार से गायें छोड़नी पड़ रही हैं लोगों को। पर अगर हम अपने उसी नस्ल का नंदी रखते हैं और उसी नस्ल की गाय पालते हैं तो वो प्रॉपर हमें फ़ायदा देने वाली है। और जो आपने अलग अलग वर्ण की बात करी है, तो वो पंचगव्य के लिए। अगर हम गाय से एक पंचगव्य बनाते हैं, जिसका अभी वैसे बाजार में प्रिजर्वेशन नहीं है, तो उसकी वजह से काम उस पर नहीं हुआ है। गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पी कुशोदकम निर्दिष्टम पंचगव्यम तो पवित्रम मुनिपुंगवय। गाय मूत्र
गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घृत, इसका एकत्रीकरण मिश्रण एक पैमाना के तौर पे रखा जाता है, इकट्ठा किया जाता है और उसमें कुशोदक अभिमंत्रित जल, कुशा का अभिमंत्रित जल होता है। तो उसमें अलग अलग वर्ण की गायें रखनी पड़ती हैं हमें। मूत्रम तो नीलवर्णायाम कृष्णायाम गोमयम स्मृतम क्षीरम तो ताम्रवर्णायाम श्वेतायाम उच्यते देदी सर्पिस्तु कपिलाया ग्राहे पातक नाशनम अलभ्य सर्ववर्णानाम कपिलाया ही गृह्यते। तो ये अलग अलग वर्ण पंचगव्य बनाने के लिए रखे गए हैं कि इस वर्ण की गाय से गोमूत्र लिया जाए, इससे दही लिया जाए, इससे दूध लिया जाए, इससे गोबर लिया जाए। और अगर किसी के पास उस प्रकार की पांचों गायें भी नहीं है और वो पंचगव्य बनाना चाह रहा है तो वो कपिला गाय से पांचों चीजें कलेक्ट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने सुना भी है कि आप थोड़ा राजनीति में भी इंटरेस्टेड है। क्या आप राजनीति में आने वाले हैं? नहीं, आने वाला तो नहीं हूँ, पर जब मैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ा रहा तो अपने ट्रेड की समस्याओं को लेकर हमारा कहीं ना कहीं राजनीति में उठ बैठ रहती है। बाकी मैं राजनीति में मैं खुद नहीं आने वाला हूँ और मुझे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने प्रदेश उपाध्यक्ष का जिम्मेदारी दे रखी है, तो उसके लिए हमें राजनीति में उठ बैठ रखनी पड़ती है क्योंकि हमारी समस्याओं का निदान राजनीति ही करती है। ठीक है, तो मतलब आप राजनीति में एक नेता के तौर पे नहीं आएंगे, आप समाज सेवी के तौर पे ही रहेंगे? हाँ, संगठन के नेता के तौर पे हम हमेशा रहेंगे। ठीक है, संगठन के नेता? किसके संगठन के नेता? अपना ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट अच्छा, ट्रांसपोर्ट संगठन की बात कर रहे हैं आप। जी। ठीक है। अच्छा, अब आखिर में आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगी। जैसे आपने गाय के यहाँ पर महत्व को भी बता दिया, अब मुझे ये भी बताइए, इससे मतलब रोजगार लोगों को मिल रहा है, ये भी बताया आपने। धूप वगैरह के, अगर गाय को प्रमोशन होता है तो ये सारी चीज़ों का भी प्रमोशन होगा। लोग आपके साथ किस तरीके से जुड़ेंगे? ऐसा आप क्या करने वाले कि लोग इसके प्रति जागरूक हों? मैं उसके लिए कार्यशालाएं लगा रहा हूँ। अच्छा। मैं जैसे धूप की ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। गाय के गोबर से पेंट बनाने की प्रक्रिया में मैं कार्यरत हूँ। किस तरीके से बनेगा ये पेंट? गाय के गोबर में फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में, अच्छा, तो उसके माध्यम से हम पेंट बना रहे हैं। उसकी मैं प्रॉपर ट्रेनिंग दे भी सकता हूँ और हमने चेन्नई से निरंजन वर्मा जी के माध्यम से खुद भी हमने ट्रेनिंग ले रखी। अच्छा जी। तो आने वाले समय में हमें गाय से पेंट भी देखने को मिलेगा, गाय से हमें धूप देखने को मिलेगी, उसके अलावा भी कई सारे प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेंगे जो पंचगव्य का यहाँ पर को सबसे ज़्यादा अभी इन्होंने बताया उसी के बारे में कि वो रोगों से मुक्ति देगा। और काफ़ी बार मैंने सुना भी है कि जैसे कुष्ठ रोग जिनको हो जाता है या चर्म रोग हो जाता है तो उन्हें गौमूत्र का सेवन करने का यहाँ पर सुझाव भी दिया जाता है। होता है ऐसा कुछ? एक कुष्ठ रोगी नहीं, जो पंचगव्य की मैंने बात करी, पंचगव्य तो सभी रोगों का शमन करने में सक्षम है। अच्छा। सभी रोगों का, कोई भी रोग हो शरीर में, पंचगव्य इसीलिए कि जैसे हमारा मानव शरीर 5 तत्वों से बना है, इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने गाय को धरती पे भेजा हुआ है 5 तत्वों के साथ में। जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर या ब्रह्मांड बना हुआ है, भाई पहले ब्रह्मांड की रचना हुई 5 तत्वों से, उन्हीं 5 तत्वों से मनुष्य शरीर की रचना हुई, तो उनके बचाव के लिए ब्रह्मा जी ने एक गाय भी धरती पे भेजी हुई है। उनका अगर हम अनुपातिक रूप से यूज करते हैं, अनुपातिक रूप से, ऐसा नहीं कि कुछ भी उसको जरूरत किस चीज़ की है तो बिना सलाह के, वैद्य की सलाह के लेगा तो उसको नुकसान भी हो सकता है, पर अगर वो अनुपातिक रूप से उसका सेवन करेगा तो सब रोगों को मारने में पंचगव्य सक्षम है। अच्छा, आप पंचगव्य की बात करें कि आप भी पंचगव्य देंगे, लोगों को बना के देंगे, यही बोला आपने मुझसे? जी। तो आप किस मात्रा के आधार पर देंगे? जैसे आप मान लीजिए, आपको मात्रा कैसे पता चलेगी? ये अलग अलग जगह पंचगव्य का वर्णन आता है। अष्टांग हृदय में इसका वर्णन है, सुश्रुत में इसका वर्णन है, चरक में इसका वर्णन है और प्राश्चितेंदु शेखर में इसका वर्णन है, भाव प्रकाश में इसका वर्णन है, गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है। तो जैसे आप पैरासीटामोल होती है तो उसके साथ एक और भी दवाई बाजार में दूसरी कंपनी की होती है, तो उनके जो केमिकल्स होते हैं थोड़ा बहुत चेंजिंग होते हैं। तो ऐसे ही जैसे गरुड़ के अनुसार उसकी मात्रा अलग अलग है, पर जो कॉमन पंचगव्य है, कॉमन आदमी के लिए जो प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए, सिर्फ भाई किसी को कोई स्पेशल बीमारी है तो उसके लिए वो जरूरी नहीं है पंचगव्य ले, वो गोमूत्र से भी काम कर सकते हैं। जैसे कैंसर में है तो गोमूत्र ज़्यादा कारक है, जो हमारी देसी गाय है उसका गोमूत्र ज़्यादा कारक है। पर जो प्राश्चितेंदु शेखर में
नॉर्मल पंचगव्य जो प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए है, उसका वर्णन है, उसकी मात्राएं लिखी हुई हैं और वही अन्य ग्रंथों में भी जो नॉर्मल है उसमें मिल जाती है। तो लेबोरेटरी में तो आप चेकअप कराएंगे कि हाँ कि किस मात्रा में कितना है, क्योंकि ऐसे आप किसी को भी कुछ नहीं दे सकते ना, तो एक बार लेबोरेटरी में टेस्ट तो कराएंगे आप। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। लेबोरेटरी टेस्ट के लिए आज तक भारत सरकार ने स्वीकार ही नहीं किया। गौमूत्र के लिए आपके पास केमिकल टेस्टिंग मिल रही है, पर भारत सरकार के अपने मानक नहीं है कि वो गोबर की टेस्टिंग कर सके। मैं उसके लिए भी कई लैबों से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और बोल भी रहा हूँ कि मुझे गौमूत्र की तो टेस्टिंग के लिए सब एग्री हैं और उसके मानक जो जिन स्टैंडर्डों पे आज तक हो रखा है लैब टेस्टिंग, उसके लिए एग्री हैं। बट गोबर के लिए मैं एक दो जगह ट्राई कर रहा हूँ। कानपुर मैंने बात कर रखी है IIT वालों से, वहाँ गौशाला है, वो लोग उस पर कुछ उन्होंने कार्य किया है। नागपुर में एक गौशाला है, नागपुर में मैंने बात कर रखी है। फिक्की से मैंने डिमांड करी थी, फिक्की लैब ने उसके लिए भी एग्री नहीं हुई है कि हम गोबर की टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, आप कुछ मानक बता सकते हैं तो हम उस पर टेस्टिंग करेंगे। पर गोबर के अलावा और चीज़ों के मानक हैं, उन पर टेस्टिंग हमारी है, पर जो हमारी पौराणिक पद्धति है उसके हिसाब से हम गोबर की भी टेस्टिंग कर रहे हैं। जो पुरानी पद्धति है, पुरानी पद्धति जो हमारी वैदिक पद्धति है, उसमें गाय के गोबर की एक करिशनी हम जिसे बोलते हैं, गंधद्वारा दुराघर्षाम नित्य पुष्टांग करिशनी ईश्वरी सर्वभूतानाम तामेहो भविष्यम। करिशनी गाय की गोबर में एक लेयर होती है। अच्छा। अगर गाय जब गोबर करती है तो हम उसकी लेयर को चेक करते हैं कि अगर उसमें वो झिल्ली बन रही है, एक पारदर्शी झिल्ली होती है व्हाइट कलर की, जैसे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की तरह, वो झिल्ली अगर गाय के गोबर में बन रही है तो आपके गाय का गोबर लेने योग्य है। अच्छा। जो हमारे पौराणिक पद्धति, हम उस पद्धति के अनुसार उस गाय की गोबर की टेस्टिंग कर भी रहे। अगर वो झिल्ली नहीं बन रही है तो आपकी गाय का न तो गोबर न तो गौमूत्र दवाई के पर्पज का नहीं है। दूध आप उसका पी सकते हैं, पर गौमूत्र और गोबर आप उसकी दवाई में काम नहीं ले सकते। जी। तो बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है कि गाय हमारी माता है, और इसके अलावा जब हमें ऐसे लिखने को दिया जाता है तो हम ऐसे में क्या लिखते हैं, बच्चों को भी पता होगा, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय की एक पूंछ होती है, गाय की एक नाक होती है, 2 आँख होती है, गाय हमें दूध देती है, उसे माता कहते हैं। लेकिन उसके अलावा भी गाय में बहुत कुछ होता है, जो कि आज अनुसुईया प्रसाद जी ने हमें बताया। सबसे पहले तो थैंक यू, क्योंकि मुझे खुद इतना गाय के बारे में नहीं पता था, और आज दर्शक भी गाय के बारे में बहुत कुछ जाने होंगे, मुझे उम्मीद है इस बात की। तो गाय महज एक पशु नहीं है, वो वाकई माँ है, क्योंकि उसमें हमें गौमूत्र, गोबर, दूध, घृत, दही, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके अलावा भी साइंटिफिक वे पे भी अगर बात की जाए तो गाय बहुत बड़े बड़े जो रोग होती है उनका उपचार करने के काम आती है। उसके अलावा हमारे उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्र में गाय एक रोजगार का बहुत अच्छा साधन बन सकते हैं, क्योंकि गाय, भेड़, बकरे जिस तरीके से हमारा पहाड़ी इलाका है तो इनकी मांगे यहाँ पर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाती है। कुछ समय पहले की बात करूँ तो त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने यहाँ पर कुछ भेड़ मंगाई थे, अच्छे भेड़ मंगाए थे। क्यों ना सरकार इस बार कुछ अच्छी पहल करे कि हमारी अपनी पहाड़ी देसी गायें, जिन देसी गायें ही कहा जाता है, उनको मंगा के देखा जाए, क्यों ना उनके साथ काम किया जाए। जैसे कि अभी उनियाल जी ने हमें बताया कि उनसे धूप मिलती है, उनसे पेंट बन सकता है, उनसे बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। मैंने अमेज़ॉन में देखा था कि उनके उपले भी बनाए जाते हैं और वो अमेज़ॉन में बिकते हैं। तो आप सोचिए कि हमारी गाय कितनी महान है। अंगराग भी बना रहे हैं। बिल्कुल, अंगराग भी बनता है। तो स्नान चूर्ण के नाम से अंगराग बन रहा है। और आपने अभी एक शब्द बोला है कि गाय पशु नहीं है, गाय पशु है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। तिलम न धान्य पशुओं न गावा। हाँ, बिल्कुल। जैसे धान्यों में तिल धान्यों में गिनती में नहीं आता है, तिल से तेल निकलता है, इसी प्रकार से गाय पशु नहीं है, गाय माता है। बिल्कुल, गाय पशु नहीं, गाय माता है। जी, हमारे शास्त्र ऐसे ही किसी को माता नहीं बोलने वाले। धरती के बाद अगर माता का दर्जा दिया गया तो गाय को दिया गया। बिल्कुल। तो आज के इस एपिसोड में आपने गाय की महत्वता के बारे में, गाय के बारे में बहुत कुछ जाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुसुईया प्रसाद उनियाल जी कि आपने इतना अच्छा
इतना अच्छा ज्ञान यहाँ पर दिया, गाय की महत्वता के बारे में बताया, और सच में आज मुझे भी खुशी हुई कि गाय के बारे में हमें बहुत नई नई चीज़ें साइंटिफिक वे पे भी पता चली। तो फिलहाल आप देखते रहिए पर्वतजन डिजिटल मीनाक्षी सा के साथ।